दिव्यांशु कर्मा। आज हम देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 की ईएफए मीडिया टीम से आए हैं और आज हम सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत मिस शिराली जैन का इंटरव्यू लेने आए हैं। नमस्ते। देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 की ईएफए मीडिया टीम से आए हैं। मेरा नाम वंशिका पवार और मेरे साथी मित्र के नाम दिव्यांशु कर्मा है। हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थी। मैम, हमारे विद्यालय में प्रति माह विद्यार्थियों के द्वारा हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसमें हमें प्रति माह अलग अलग विभागों के अधिकारियों का इंटरव्यू लेना होता है। मैम, इस माह की पत्रिका में हमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत आपका इंटरव्यू लेना है। ओके, थैंक यू। तो इंटरव्यू का मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है मैम कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी शिक्षा कैसे पूर्ण हुई? नमस्ते, मेरा नाम शिराली जैन है। मैं संयुक्त कलेक्टर के पद पे यहाँ खरगोन में पदस्थ हूँ। मेरा जन्म इंदौर में हुआ था और मेरी पूरी पढ़ाई स्कूल कॉलेज सब कुछ इंदौर से ही हुआ है और स्कूलिंग कॉलेज दोनों इंदौर से हुआ है। कॉलेज के तुरंत बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था एमपीपीएससी में। उसके बाद से फिर मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे ज्वाइन किया था और अभी प्रमोट होकर संयुक्त कलेक्टर के पद पे हूँ। मैम, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का मुख्य कार्य क्या है और समाज के किस वर्ग को इसका लाभ मिलता है? देखिए, जैसे कि विभाग का नाम ही आप बोल रहे, सामाजिक कल्याण एवं निःशक्तजन सशक्तिकरण विभाग हो गया है। अब वो पहले निःशक्तजन कल्याण था। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज का न्याय। तो समाज का न्याय बेसिकली इसमें सारे एंगल आ जाते हैं, हर वर्ग का व्यक्ति आ जाता है इसमें। चाहे आपका दिव्यांग हो गए हैं, वो वृद्ध व्यक्ति हो गए हो, कोई कन्या हो गई, फिर इसके अलावा आपके बच्चे दूसरे आ गए, विधवा महिला, कन्या का विवाह, ये सभी आता है। तो सामाजिक न्याय विभाग में सभी लोगों को कैसे उत्थान किया जाए। जो वर्ग के व्यक्ति बेसिकली कोई भी कमज़ोर होता नहीं है, बट स्टिल उनको किसी ना किसी रूप में कुछ एक परेशानी आ जाती, तो उस परेशानी से ओवरकम होकर कैसे अपने आप को प्रोत्साहित करके आगे बढ़े। बेसिकली सामाजिक न्याय विभाग से वही काम होता है। जैसे सारे अलग अलग प्रकार की पेंशन दी जाती है, तो पेंशन जैसे हो जाती है, विधवा को पेंशन देना, निःशक्त व्यक्ति को पेंशन देना, बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन देना, तो ये सारी पेंशन से व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर कन्या विवाह होते हैं, तो कन्या किसी से कम नहीं है, सबके बराबर है, इक्वालिटी वाली सोसाइटी है, तो कन्या विवाह के माध्यम से प्रोत्साहन है। कल्याणी विवाह जो विडो री मैरिज वाला सिस्टम है, तो विडो री मैरिज को भी प्रमोट करना कि समाज में सभी तरह से बराबरी रहे, तो कल्याणी विवाह को भी प्रमोट करते हैं। निःशक्त विवाह को प्रमोट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति से विवाह करता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदाय की जाती है, या निःशक्त व्यक्ति से करता है तो उसको राशि प्रदाय की जाती है। तो इससे कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुर्बल नहीं महसूस करता और वो अपने आप को प्रोत्साहित करता है और उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही काम है। मैम, अभी आप संयुक्त कलेक्टर के पद पर है और आपने इंदौर से शिक्षा प्राप्त की, तो आपके इस पूरे रास्ते में आपने किन किन संघर्षों का सामना किया और आप किस राह पर चले कि आज आप संयुक्त कलेक्टर बन गए? देखिए, बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा रहता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष से निकल कर आके उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी होती है, कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, खुद से मेहनत करके आते हैं। तो मेरे साथ इतना ज़्यादा संघर्ष तो नहीं रहा है, मैं ये बोलूँगी। मेरे पेरेंट्स को मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग बहुत स्मूथली हुई है, सब कुछ इंदौर में ही हुआ। स्कूल के टेन्योर में ही मुझे एक इंस्पिरेशन मिल गया था कि हाँ, मुझे कुछ सिविल सर्विस फील्ड में काम करना है, तो मैं इसमें आई। मैंने स्कूलिंग के तुरंत बाद ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, कॉलेज के साथ ही पढ़ाई कर रही थी। डेफिनेटली एक संघर्ष बोल सकते हैं कि ये आया था कि हमारी एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम के बाद कुछ कोर्ट केसेस चला, कोर्ट केस 1-2 साल तक चलता रहा, उसके बाद रिजॉल्व हुआ। तब तक भी हम लोग ऐसा नहीं रहा कि हमने अपनी होप छोड़ दी, अपनी मेहनत करते रहे, लगे रहे, एंड डेफिनेटली फिर बाद में जाके सिलेक्शन हुआ और आज यहाँ आपके सामने। थैंक यू। मैम, आपके विभाग में प्रमुख अधिकारी बनने के लिए हम बच्चों को किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए और किस दिशा में चलना चाहिए? देखिए, ये आपका प्रश्न मतलब एक बहुत पिन पॉइंटेड वाला है कि अगर इसी विभाग का आपको प्रमुख बनना है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ठीक है, आप लोग को तो ये मेहनत करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी में करना है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उस काम को बहुत शिद्दत से, मेहनत से करिए
तो आप उसका काम को अपना डेफिनेटली हासिल करते हैं। उसमें कठिनाइयाँ बहुत आएगी, लेकिन अल्टीमेटली आप अचीव करते हैं। इस विभाग के प्रमुख बनने के लिए भी आपको यही करना है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर रहोगे तो ही आप ऐसा पोस्ट अचीव कर सकते हो। बेसिकली ऑलराउंडर होना जीवन में ज़्यादा मैटर करता है, और आप जिस काम को कर रहे हो उसको बहुत लगन से करोगे, अच्छे से करोगे, अपने सारे एफर्ट्स दोगे, तो आप अचीव कर पा सकते हो। आप पढ़ाई करते हो, अच्छे से करते हो, डेफिनेटली तभी आप टॉपर बनते हो। लेकिन आप सोचोगे कि क्लास में पढ़ा दिया, फिर एग्ज़ाम के एक दिन मैं पढ़ लूँगा पहले और जीत जाऊँगा, तो नहीं होता है। तो मेहनत तो डेफिनेटली लगती है। आपको फुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स को क्रैक करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए भी टेक्निक्स होना चाहिए। बेसिकली आप में स्किल्स होना चाहिए। हर काम को 2-3 तरीके से कर सकते हो। ए रूट भी ले सकते हो, बी भी सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो आप कहाँ से कैसे जल्दी पहुँचोगे वो आपको डिसाइड करना है, तो उस पर डिपेंड करता है। मैम आप इस विभाग में कितने वर्षों से हैं और आप अपना महत्व इस विभाग में कहाँ पाते हैं? देखिए, इस विभाग में तो मुझे मात्र 3 महीने हुए हैं। मैं मूलतः संयुक्त कलेक्टर के पद पर हूँ और सामाजिक न्याय विभाग का मेरे पास अतिरिक्त प्रभार है, तो 3 महीने से ही हूँ। लेकिन इस 3 माह में भी मैंने देखा है कि ये एक ऐसा विभाग है जिसमें आप समाज के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। और जब किसी व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धावस्था में उसकी पेंशन चालू कराते हैं, उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी ही अलग होती है। फिर आप किसी कन्या विवाह के आप देखते हैं, सामूहिक विवाह के आयोजन होते हैं, उसमें कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं है, लेकिन वहाँ उस विवाह में, सामूहिक विवाह में, वो अपने परिवार में बहुत अच्छे से विवाह का आयोजन कर पाते हैं, तो उन्हें बहुत एक सेटिस्फैक्शन फील आता है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर एक अंतर मन को सुख मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं। मैम, हर नागरिक के कल्याण के प्रति हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए और हम लोक कल्याण में किस तरह भागीदारी कर सकते हैं? देखिए, ये इसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि लोक कल्याण और समाज सुधार के लिए हम यही काम करें कि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। यदि हम किसी से ईर्ष्या भाव रखें और बदले की भावना रहेगी, तो हम कभी भी कल्याण नहीं कर पा सकते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपका बहुत बुरा किए जा रहा है, आप चुपचाप सहन करते रहो, लेकिन उस व्यक्ति को भी समझाने का, बताने का तरीका होता है। कोई आपसे दुर्भावना रखता है, समाज में गलत काम कर रहा है, तो उसको गलत करने दो, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन हम अच्छा करते जाएंगे, अपने एंड से सही एफर्ट्स देंगे, तो अपने आप किसी दिन उस व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैं तो इतना गलत हूँ कि उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो अपनी करनी हमारे साथ है, हम अच्छा काम करते जाए, अपने आप हमें उसके अच्छे रिपोर्ट्स और आउटकम मिलते हैं। मैम किसी की सफलता या असफलता की कहानी से हमें किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है? देखिए, डेफिनेटली किसी की असफलता और सफलता की कहानी से हमें ये मिलता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इतनी कठिनाइयाँ फेस की, इतनी ठोकरें खाई है, पल पल पे उसने निराशा झेली है, लेकिन उसके बाद भी वो हारा नहीं है, हर बार उठ के आगे बढ़ता चला गया। तब हम उस कहानी को सुन के अपने आप से, अपने जीवन से कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक करते हैं कि यार, उसके जीवन में तो ऐसा चल रहा है, बट मेरे जीवन में ऐसा था नहीं था। फिर हम अपनी कहानी से उसको रिलेट करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रेरणा देती कि हाँ, इसके साथ ऐसा हुआ, फिर भी व्यक्ति ने हार नहीं मानी है, काम कर रहा है, और उसने बिल्कुल इतने अच्छे से मेहनत की और वो आज इस मुकाम पे पहुंच गया है, सफलता पा रहा है, तो क्यों ना हम भी करें। मैम, आपका मार्गदर्शन किसने किया और आप पूर्व में अपना प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते थे और आप वर्तमान में अपना प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? मैं अपना प्रेरणा स्रोत डेफिनेटली हर वक्त अपने पेरेंट्स को ही मानूंगी। मैंने अपने पेरेंट्स को जीवन में संघर्ष करते देखा है, उनकी कठिनाइयाँ, उन्होंने कैसे जीवन में हर वक्त पे कठिनाइयों को भी मुस्कुराते हुए देखा और आगे बढ़ते गए, और हर वक्त अपने बच्चों को प्रेरणा देते रहे कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है और अच्छे से अपने पूरे फुल एफर्ट्स देना है। और जीवन में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए कि यार, आज मैं इस मुकाम पर हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो सामने वाला मेरे से दुर्बल है, ये कभी मन में नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ही मेरे प्रेरणा स्रोत है, और आज भी वो लोग जिस प्रकार मेहनत करते रहते हैं ऑल टाइम, तो उन्हीं से हम सीखते हैं कि हाँ, पूरे टाइम हमें लगे रहना चाहिए। मैम आपके विभाग की कार्यविधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है। देखिए, सामाजिक एवं निःशक्त जन सशक्तिकरण विभाग में बेसिकली सामाजिक न्याय में हमारे पास जैसे विभिन्न प्रकार की पेंशन्स होती है। विधवा पेंशन हो गई, निःशक्त पेंशन हो गई, कल्याणी पेंशन है, फिर वृद्धावस्था पेंशन है,
तो ऐसे विभिन्न प्रकार की पेंशन है। तो लोगों को जो अपने ओल्ड एज में आ जाते हैं, कुछ कमाई का साधन नहीं है, निराश्रित है, किसी के कोई परिवार में है नहीं, तो उनको बेसिकली उनका जीवन चलता जाए उसके लिए उन्हें 600 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। तो पेंशन के लिए व्यक्ति को अपना आवेदन संबंधित निकाय में देना होता है, जैसे कि अगर जनपद क्षेत्र में रहता है तो जनपद में दे दे सचिव के माध्यम से, और अगर नगरीय क्षेत्र में रहता है तो नगर पालिका या नगर परिषद में दे दे। तो वहाँ पर उनके आधार कार्ड, समग्र आईडी, और उनका यदि बीपीएल कार्ड धारी है तो कुछ पेंशन में बीपीएल कार्ड की भी आवश्यकता होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स दे देते, तो उसके बेसिस पे उनकी पेंशन ऑनलाइन स्वीकृत कर देते हैं और ऑटोमेटिकली फिर हर मंथ उनके खाते में आती है। फिर आपका जैसे हो गया कल्याणी विवाह, निःशक्त जन विवाह, ये आपके विवाह होते हैं तो उसके बाद आपको आवेदन उसके लिए देना पड़ता है, और आवेदन का भी टाइम लिमिट रहता है कि विद इन 1 ईयर आपको देना होता है। तो वो आवेदन देते हैं, आवेदन की बकायदा उनकी निकाय से जांच होती है, जांच के बाद उनकी स्वीकृति होकर भुगतान यहाँ पे जिला स्तर से किया जाता है। फिर कन्या विवाह है, तो कन्या विवाह का तो आप सभी को पता है, आप लोग देखे ही होंगे अपनी सोसाइटी में कि सामूहिक विवाह आयोजन होते हैं, तो उसमें व्यक्ति को आवेदन उसमें भी डेफिनेटली अपनी पंचायत में या नगरीय निकाय में ही देना होता है कि वो 18 वर्ष से अधिक आयु का ही व्यक्ति हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, विवाह के पहले कभी विवाह ना हुआ हो, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके घर में शौचालय है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र भी लेते हैं कि हाँ स्वच्छता के दौर में है हम, तो ये चीज़ें बेसिक होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं जनपद में, उनकी जांच होती है, फिर स्वीकृत होकर उसके अकॉर्डिंग उनका फिर आगे का स्वीकृत होने के बाद विवाह कार्यक्रम होता है। तो अल्टीमेटली इस विभाग की किसी भी योजना का आपको लाभ लेना हो तो आपका आवेदन जाना निकाय में ही होता है, चाहे वो जनपद हो या नगर पालिका हो, दोनों में से कहीं पर आवेदन दे, फिर उसकी प्रोसेसिंग वहाँ से आगे होती है, और सब कुछ ऑनलाइन है आज के सिस्टम में। मैम, यदि आपको अवसर दिया जाए तो आप अपने बचपन की कौन सी पसंदीदा कहानी हम बच्चों को सुनाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, बचपन में मैंने एक कहानी बहुत सुनी है, मतलब ऐसे जनरली हम राजा की कहानी सुनते हैं ना तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि बहुत अच्छी होगी, ग्लैमरस होगी, बट इसमें थोड़ा सा मेहनत वाला पॉइंट था कि 2 राजा थे। एक राजा का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उसकी प्रजा बहुत अच्छी थी और सब बहुत सुखी थे, और दूसरा राजा थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था, उसको जलन रहती थी कि इनकी प्रजा इतनी अच्छी कैसे है। तो उस राजा ने, अच्छे राजा जो था जिनकी प्रजा बहुत अच्छी चली थी, उन पर एक बार अटैक किया। उन्होंने, पूरी प्रजा ने बहुत मेहनत की, राजा की पूरी टीम ने मेहनत की, लेकिन वो फिर भी सामने वाला चूंकि अस्त्र शस्त्र में काफ़ी बलवान था तो वो इन पर अटैक करने में ज़्यादा स्ट्रांग प्रूव हुआ। तो राजा ने फिर अपने आप को थोड़ा सा बचाते हुए, सिक्योर करने के लिए गुफा में बैठे हुए थे। तो वो वहाँ पे प्लान आउट कर रहे थे कि मैं अपनी प्रजा के लिए कैसे करूँ। तभी वो देखते हैं कि एक मकड़ी वहाँ पर गुफा के पास में जाला बना रही थी। वो जाला जैसी बनाती, थोड़ा सा बहुत तेज़ हवा आती, वो टूट जाता। फिर भी लेकिन वो मकड़ी बार बार बनाती रही। ऐसा जाला टूटने का प्रोग्राम उसका एक बार नहीं चला, कम से कम 25-30 बार हुआ, लेकिन वो मकड़ी ने हार नहीं मानी और वो जाला बनाती रही। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये रहा कि जब अंत में मकड़ी का वो जाला बना, बार बार मेहनत से वो इतना स्ट्रांग बन गया कि बाद में वो हवा भी उसको तोड़ नहीं पाई। तो तब राजा को ये रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोगों को लगे रहना पड़ेगा, अगर मेरी प्रजा डट कर लगी रहेगी तो अल्टीमेटली हम जीत ही जाएंगे, भले ही सामने वाला कितना भी बलवान हो। फिर राजा की प्रजा ने मेहनत करी, सामने वाले से बिल्कुल डट कर लड़ते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने विजय हासिल की। तो ये एक हमें सीख देती है कि जीवन में कठिनाई तो डेफिनेटली आएगी, हर वक्त आपका पाथ ऐसा नहीं रहेगा कि कोई कठिनाई नहीं है और आप बिल्कुल शीर्ष पे पहुंच जाओगे और चोटी पे एकदम अपनी लक्ष्य को हासिल कर ही लोगे। बहुत बार गिरोगे लेकिन उठकर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख देकर गई ये कहानी। मैम, आपके विभाग के किसी ऐसे कर्मचारी की कहानी आपके सामने आई हो जिसने आपके दिल को छू लिया हो, तो बताइए। देखिए, कर्मचारी की तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जनरली इस विभाग में हमने जैसे वृद्धाश्रम ही मैंने देखे हैं। हमारा विभाग वृद्धाश्रम का संचालन भी देखता है। तो वृद्धाश्रम में मैंने देखा कि वहाँ पे वृद्ध लोग कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग एक सोचते हैं कि वृद्धाश्रम में लोग रह रहे हैं मतलब उनकी कोई ना कोई फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया है तो ही आकर रहते हैं, तो वैसी नहीं है। कुछ लोगों की जेन्युइन समस्या भी रहती कि वो लोग इतने सक्षम नहीं रहते कि अपने घर में रहकर अपना जीवन बिल्कुल चला सके, तो इस कारण भी वो वृद्धाश्रम में आकर रहते हैं। तो वृद्धाश्रम में आकर रहने के बाद भी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पर एक रह रहे हैं तो वृद्धाश्रम वाले ही सारा हमारे ऊपर पूरा कार्य देखे। वहाँ मैंने वृद्धाश्रम में देखा है कि कुछ वृद्ध ऐसे हैं जो इस एज में 60-70 की उम्र में आके भी सारा काम खुद से कर रहे हैं, वृद्धाश्रम का काम खुद हैंडल कर रहे हैं, मतलब वहाँ के संचालनकर्ता को खुद हेल्प कर रहे हैं। और बहुत ही सुखद एनवायरनमेंट है, मतलब ऐसा वहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा फील हुआ
ऐसा आप डेफिनेटली मैं आप लोग को बोलूँगी, आप लोग अगर कभी वक्त मिले तो महेश्वर के वृद्धाश्रम को जाके देखिएगा। आपको खुद को एक रियलाइज़ होगा कि वहाँ के वृद्धजन कितना हमें सिखा सकते हैं, कि इस एज में आकर भी अकेले रहकर दूसरों के साथ कितने अच्छे से अननोन लोगों को अपना परिवार बना के रह रहे हैं। हम बच्चे किस प्रकार से आपके विभाग की विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में भागीदारी कर सकते हैं? देखिए, आप बच्चों के माध्यम से तो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बोलते हैं कि बच्चे ही है जो अपने पेरेंट्स का माइंडसेट थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो उसमें या सोसाइटी का, तो हम आपका हेल्प उसमें चाहेंगे कि आपके नॉलेज में होगा, एक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और आज के दौर में हम देखते हैं कि नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। नशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रिंक करना या सिगरेट पीना ही नशा होता है, बहुत वैरायटी ऑफ नशा होते हैं, अलग अलग प्रकार की लोगों को लत लग जाती है और वो लत जब लग जाती है तो वो डेफिनेटली समाज में कुछ ना कुछ कुकर्म में आउटपुट हमें मिलता है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये चाहेंगे कि हम लोगों को ये समझाइश दें, सोसाइटी में ये आप लोग समझाएं कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। हम ऐसी कुछ काम करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। नशा कभी भी हमें लाभ नहीं पहुंचाता है, कहीं ना कहीं वो हानि ही देता है। सोसाइटी को भी आपका जो बिहेवियर रहेगा वो भी हानि देगा और आप नशा करेंगे तो उससे इंटरनली आपकी बॉडी भी डैमेज होती है। तो नशा मुक्ति में मैं डेफिनेटली आपसे सपोर्ट चाहूँगी कि उसमें आप लोग काम करें। उसके अलावा पेंशन योजना बहुत सारी है, हम वो आपको पूरी लिस्ट दे देंगे, आप उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। यदि बाई चांस कोई व्यक्ति छूट गया है या उनको जानकारी नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको पेंशन मिल सकती है। कन्या विवाह के आयोजन होते हैं, कल्याणी जो विधवा महिला हो जाती है वो विवाह करती है तो उसको बेनिफिट मिलता है। फिर उसके अलावा एक और स्कीम है राष्ट्रीय परिवार सहायता। उसमें ये रहता है कि अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, जो मेन कमाता है व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है और परिवार बीपीएल कार्ड धारी है, तो उनको अगर आवेदन देते हैं तो उनको 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। तो वो एक परिवार के लिए उस विकट स्थिति में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जब उनको कुछ नहीं समझ आता है कि अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जो हो सकता है कभी किसी को नहीं पता हो तो आप लोग डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आप लोग डेफिनेटली ऐसे ही कुछ अच्छे काम करते रहे और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करके आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।